हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। चलिए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर की समरी, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एडिशन कंपाउंड, ओके। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे लिगेंड। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे EAN रोल। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, और फिर इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने पॉइंट पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे सॉल्ट से। Salt can be classified two category. First, simple salt और second molecular और addition salt. Okay? तो आइए हम बात करते हैं कि जो हमारा simple salt होता है वो क्या होता है। तो simple salt in general simple acid base reaction के थ्रू बनते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा है NaOH। NaOH जो है हमारा ये एक बेस है, और HCl जो है ये हमारा एक एसिड है। तो ये बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके ये बनाएंगे साल्ट, ओके। तो ये हमारा है सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट इन जनरल जब भी इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे ये आयनाइजेबल होगा, ओके। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन सॉल्ट की, ओके। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है एडिशन। एडिशन का मतलब यहां पर यह है कि जब ये आपका सिंपल सॉल्ट दो या दो से ज्यादा एक फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइंड होता है तो मॉलिक्यूलर और एडिशन सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर या एडिशन सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ओके। अब देखिए जो मॉलिक्यूलर या एडिशन सॉल्ट होते हैं वो अपने सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ डबल सॉल्ट के बारे में और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। देखिए जो हमारा डबल सॉल्ट होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी पहचान को खो देता है, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है ये एक्वस सॉल्यूशन में अपनी पहचान को नहीं खोता। चलिए हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट होते क्या है? देखिए ऐसे एडिशन या मॉलिक्यूलर सॉल्ट जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी पहचान को खो दे डबल सॉल्ट कहलाता है। एग्जाम्पल हमने लिया KCl MgCl2, ओके। KCl MgCl2 एंड 6H2 ये आपस में केमिकली कंबाइंड होके बनाते हैं कार्बोनाइल सॉल्ट। अब देखिए कार्बोनाइल सॉल्ट हमारा जो है ये डबल सॉल्ट है। अब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अपने सारे आयन का टेस्ट दे रहा है। तो गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन, ठीक, सारे आयन का टेस्ट दे रहा और एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को खो दे रहा। क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट कहलाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं अगला एग्जांपल। हमने लिया FeSO4 प्लस NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस 6H2। ये आपस में केमिकली कंबाइंड होकर बनाते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम मोर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब मोर सॉल्ट भी हमारा एक डबल सॉल्ट है। हमने इसको
वाटर में डिसॉल्व किया। अब यहाँ पर ये अपने सारे आयन का टेस्ट दे रहा, मींस वाटर में अपनी पहचान को खो दे रहा। क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट कहलाएगा। ओके, ऐसे ही अगला एग्जांपल हमारा हो सकता है एलम। एलम में हम ले सकते हैं पोटास एलम। क्लियर? तो बहुत सारे एलम हो सकते हैं हमारे। तो है क्या कि जैसे ही हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पोटास एलम अपने सारे आयन का टेस्ट देगा, तो अपनी पहचान को खो देगा। तो क्लियर कट हम बोल सकते हैं एलम भी हमारा क्या है? डबल सॉल्ट है। आइए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते क्या हैं? तो देखिए, ऐसे एडिशन या मॉलिक्यूलर सॉल्ट जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, नहीं खोते, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया CuSO4 + 4NH3। इसको हमने केमिकली कंबाइन किया, ये बनाएगा हमारा CuNH3 का होल 4SO4। ओके, इसका नाम होता है कॉपर टेट्रा एमीन सल्फेट। चूंकि IUPAC नेम के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम देखते हैं कि ये जो आपका कॉपर टेट्रा अमीन सल्फेट है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। जैसे ही हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली आयनाइजेबल होते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइजेबल नहीं होते। ओके, तो पार्शियली आयनाइजेबल होने के कारण ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाते हैं। चलिए हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखिए, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा होता है मेटल, और इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और फिर हमारा होता है लिगेंड। ओके, और ये जो है X, इसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ लिगेंड। ओके, इस स्फीयर पे आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और कोई चार्ज नहीं, मीन्स हमारा स्फीयर न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे रेसिडुअल चार्ज या फिर चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट हम सीखते हैं कि जो आपका ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये मेनली होना किस ब्लॉक का चाहिए। ओके, तो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो 95% लगभग होते हैं डी ब्लॉक की। ओके, डी ब्लॉक के। अब हम बात करते हैं कि क्या खासियत है डी ब्लॉक के मेटल के अंदर, कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। तो देखिए, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनकी दो खासियत है जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं। फर्स्ट, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और सेकेंड हाई चार्ज डेंसिटी होती है। ओके, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, तो सबसे ज्यादा वो डी ब्लॉक होगा, इससे कम पी ब्लॉक होगा, और सबसे कम एस ब्लॉक होगा। चलिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मींस ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये है मेटल, ये है लिगेंड, ये है नंबर ऑफ लिगेंड, ये है आपका काउंटर आयन या इसको बोलेंगे सिंपल आयन। तो ये है आपका सिंपल और काउंटर आयन। ओके, अब देखिए, अगर ये काउंटर आयन और इसको बोलेंगे नंबर ऑफ काउंटर आयन। अब देखिए, अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के
राइट हैंड साइड में सिंपल आयन या काउंटर आयन होगा तो हमारे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कहलाएगा केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं CONH3 का होल 6 Br3। अब देखिए ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। अब ये जो है हमारा Br हमारा जो है ये है सिंपल या काउंटर आयन। ओके, अब जो हमारा सिंपल या काउंटर आयन जो है ये स्फीयर के राइट हैंड साइड में है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है Br पे 1 माइनस होता है तो 3Br पर 3 माइनस होगा तो स्फीयर पे 3 प्लस होगा। तो अगर स्फीयर पे प्लस चार्ज है तो ये कहलाएगा आपका केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मींस ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके ऊपर निगेटिव का चार्ज हो, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। हमने लिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मेटल, लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, और हमने यहां पर लिया ये है हमारा सिंपल या काउंटर। अब देखिए अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल या काउंटर आयन होगा तो स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और इस टाइप के स्फीयर को बोलेंगे एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया K4 FeCN6। ओके, अब देखिए ये जो है पोटेशियम, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ये फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग रखता है और फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता है तो फर्स्ट ए का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 होता है तो पोटेशियम पे प्लस का 1 चार्ज आएगा तो 4 है तो 4 प्लस, तो इस स्फीयर पे 4 माइनस आएगा और अगर इस स्फीयर पे माइनस का चार्ज आएगा तो ये कहलाएगा एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके ऊपर कोई चार्ज ना आए, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। ये मेटल, ये लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। ओके, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो हमारा स्फीयर है यहाँ पर कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। अगर काउंटर आयन जैसा कि हमने पहले बताया राइट हैंड साइड में था तो पॉजिटिव चार्ज आता था, केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता था। लेफ्ट हैंड साइड में काउंटर आयन आता था तो सिस्टम पे निगेटिव चार्ज आता था तो निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता था। लेकिन जब कोई काउंटर आयन नहीं है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब कोई चार्ज नहीं आएगा तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं FeCO का होल 5। ओके, तो ये है हमारा न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होते हैं उसमें कोई काउंटर आयन नहीं होता। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक स्पेशल केस का जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग बोथ केटायनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मींस ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी हो और निगेटिव चार्ज भी हो। तो ये एक स्पेशल टाइप का केस है और इसके लिए 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए। जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया PT NH3 का होल 4 PT Cl4। ओके, ये लिया। अब देखिए हम इसमें अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो मैं आपको आगे ऑक्सीडेशन स्टेट डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर इन जनरल में ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। फर्स्ट जो स्फीयर है इस पे प्लस का 2 आएगा और सेकेंड जो स्फीयर है इस पे माइनस का 2 आएगा। ठीक, तो अगर डबल
कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, ओके, तो एक पर पॉजिटिव आएगा और दूसरे पर निगेटिव आएगा तो कहलाएगा केटायनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए हम बात करते हैं आज लिगेंड के बारे में। लिगेंड होते क्या हैं? तो लिगेंड जो होते हैं हमारा सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, ओके, लिगेंड कहलाते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर होगा मेटल और ये है हमारा लिगेंड। लिगेंड करता क्या है? लिगेंड जो होता है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। तो क्लियर कट, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है इसके पास वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और उसी डी एटॉमिक ऑर्बिटल में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है। तो नेचर का ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो वो एक्ट एज लुईस एसिड, वो एक्ट करेगा लुईस एसिड की तरह। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल होता है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है और लिगेंड क्या है? ये लोन पेयर डोनेट करता है। तो आपको क्लियर कट पता चल गया कि नेचर का ऐसा स्पीशीज जो लोन पेयर डोनेट करता है वो एक्ट करता है बेस की तरह, लुईस बेस की तरह। तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड होता है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। अब देखें, तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया लिगेंड क्या है? न्यूट्रल और आयनिक स्पीशीज विथ कैपेबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे लिगेंड कहलाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की। तो लिगेंड को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट उनके चार्ज के बेसिस पे, सेकेंड उनकी डेंसिटी के बेसिस पे और थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के बेसिस पे। ओके, तो हम बात करते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट निगेटिव और एनायनिक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव या एनायनिक लिगेंड कहलाते। दूसरा पॉजिटिव लिगेंड, मींस ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज हो, पॉजिटिव लिगेंड कहलाएंगे, या इसी को हम केटायनिक लिगेंड भी बोलते हैं। और लास्ट होता है हमारा न्यूट्रल लिगेंड, मींस ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है ना, वो कहलाते हैं न्यूट्रल लिगेंड। हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, बेसिस ऑफ डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी के बेसिस पे लिगेंड को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है? तो डेंसिटी के बेसिस पे लिगेंड को 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें डेंसिटी होती क्या है। तो यहाँ पर डेंसिटी का मतलब है हमारा डोनर ग्रुप से, डोनर ग्रुप से। ओके, मतलब ऐसा लिगेंड जो 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा उसकी डेंसिटी 1 होगी, मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। और ऐसे लिगेंड जो 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे तो उनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी, उसको हम पॉलीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोनोडेंटेड, ओके, जिसकी डेंसिटी 1 होगी। सेकेंड इसमें पढ़ेंगे हम लोग पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है। थर्ड इसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड को बोलते हैं जो डोनर एटम चेंज करते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और फोर्थ पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से वर्क करते हैं। मतलब यहाँ पर है कि ये अपनी डोनर कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये जो है आपका डोनर कैपेसिटी चेंज करते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के बेसिस पे लिगेंड को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्लासिकल लिगेंड, क्लासिकल लिगेंड, और सेकेंड पढ़ेंगे इसमें हम नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्लियर है? तो मैंने आपको लिगेंड के बारे में बता दिया है, चार्ज के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के बेसिस पे। तो इसको हमको एक एक करके इसके बारे में पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा वो अगला लेक्चर है। ओके।